हेलो डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप लोगों का दिशा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमित भार्गव है, ठीक है। और हम लोग अब नीट का फिजिक्स डिस्कस करेंगे 2 ईयर, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले तो आप लोगों के 10th के एग्ज़ाम कैसे रहे। आई होप अच्छे ही रहे होंगे, उसका रिजल्ट आने वाला होगा, ठीक है ना। तो बेटा अभी हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। अभी हम लोगों का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं आप लोगों को बेसिक प्लानिंग बताऊंगा। बेसिक हमारा फिजिक्स एक्चुअल में क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमको कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉपर वे में, ठीक है ना, वेल प्लान्ड अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर को नाम देता हूँ मैं इसको लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या देखेंगे, एक छोटा सा मोटिवेशन टाइप का है और आपको फ्यूचर में किस टाइप से प्लान्ड वे में अपने को 2 ईयर स्टडी करना है इसको मैं गाइड करूँगा, ठीक है ना बेटा। तो अभी इस एक्चुअली जो लेक्चर नंबर 1 है इसको नाम मैं देना चाहूँगा वेलकम लेक्चर। क्या नाम दूंगा? वेलकम लेक्चर और प्लानिंग लेक्चर, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक चीज आप ध्यान रखो बेटा, जिस अभी आप जिस टाइम पर हो वो टाइम एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है वो, ठीक है ना। क्योंकि बेटा आप कहीं पर भी देखो, अभी आपने 10th जस्ट पास किया है या 10th के एग्जाम दिए हुए हैं और 10th के 12th के कॉलेज के मास्टर डिग्री के इसके बाद के अभी तक तो स्कूलिंग में आपने जो भी किया हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। स्कूल में आपके परसेंटेज कितने बने कितने नहीं बने कोई मैटर नहीं करता। अब 10th स्टैंडर्ड से आपका ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। परसेंटेज हमेशा बढ़ती हुई होना चाहिए कैरियर में, क्योंकि वही काम में आने वाले हैं। तो अभी तक स्कूलिंग के मार्क्स आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड से लेके अब जहाँ तक जब कभी तक भी आप स्टडी करोगे सारे के सारे मार्क्स सारी मार्कशीट आपसे पूछी जाएंगी। और जब इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है ना, सिलेक्शन होता है, तो इन सब चीज़ों का क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक है ना बेटा। तो मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट में, आपने सोचा है कि बायोलॉजी लेना है, तो डेडिकेशन से अपना टाइम देना है। 11th 12th अगर आपने अच्छे से डेडिकेशन से के साथ पढ़ा, अच्छी से तैयारी की, तो आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। और जब आप स्टूडेंट अच्छे कॉलेज में पहुंच जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको अच्छे लोग मिलते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो राइट डायरेक्शन में उसको क्या होता है बेटा, पाथ भी मिलता है ताकि वो आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। तो सबसे प्राइम फोकस अपना होना चाहिए अभी इस स्टेज में कि हम लोग 12th में नीट की अच्छे से 11th 12th में नीट की अच्छे से प्रिपरेशन करके एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग सेट हों, ताकि हमारा करियर थोड़ा सा ब्राइट हो। जब आप अपना बैचलर डिग्री कर रहे होगे तो आप अच्छे फैकल्टीज अच्छे प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में आओगे, अच्छे स्टूडेंट के कांटेक्ट में आओगे, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो आप मास्टर डिग्री में भी अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना बेटा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी लाइफ के, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो अपनी लाइफ के ये जो टाइम है, जो आपकी एज है अभी अभी अपना 10th स्टैंडर्ड से लेके मतलब 11th स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज लाइफ तक पूरे डेडिकेशन के साथ अपने करियर पे फोकस्ड रहो बेटा। अगर आपने ये टाइम बर्बाद कर दिया तो पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावा आपके हाथ में रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो बच्चा इस टाइम में पढ़ लेता है, अपने ऊपर फोकस कर लेता है, सारे के सारे मन को डाइवर्ट नहीं होने देता और अपने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस्ड रहता है, वो स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीज़ों को अचीव कर लेता है जो वो अचीव करना चाहता है। और बच्चों के मन में क्या रहता है बेटा अभी, कि उसको बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पढ़ाई अभी इस एज में अच्छी नहीं लगती। पेरेंट्स डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, घूमना फिरना, मस्ती करना, हवाबाजी करना, वो सब अच्छा लगता है। अब जो स्टूडेंट इन सब से अपने मन को हटा के अपने करियर पे फोकस्ड रखता है 5 to 6 ईयर,
ठीक है ना। 5 ईयर अपना MBBS मान लो, और 2 ईयर ये 7 ईयर के लिए अपने आप को फोकस्ड रखता है। पूरी लाइफ उसको पलट के नहीं देखना पड़ता, ऑटोमेटिक जो चीजें वो चाहता है वो ऑटोमेटिक उसके पास आती है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेटा अपने, अगर नहीं हो, वैसे तो आप सब लोग हो, अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं है कैरियर से, कैरियर के लिए अपना अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचता है ज़्यादा, तो प्लीज़ वो कैरियर के लिए बिल्कुल फोकस्ड हो जाए। और बेटा सिर्फ 7 ईयर है, 7 ईयर आप फोकस्ड हो जाओ, पूरी लाइफ एंजॉय करोगे। और अगर ये 7 ईयर अगर आप फोकस्ड नहीं हुए तो बेटा पूरी लाइफ आपको मेहनत करना पड़ेगी, ये बात ध्यान रख लेना। और पछताना भी पड़ेगा, मन में आपके मन में पछतावा रहेगा कि सर लोग बोलते थे, हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि अगर उस टाइम हम पढ़ लिए होते तो हमारे मन में ये पछतावा नहीं होता और हम अभी कहीं और होते। ठीक है ना। तो मन में जो बाद में फीलिंग आती है ना कि हम कहीं और होते, या आपको लगेगा कि हम उस टाइम पढ़ लेते तो हम भी हमारे फ्रेंड के बराबर पहुंच जाते, तो वो सब चीज़ें आपको पछतावा नहीं रहेगा। देखो हर चीज़ आप गलती करके ही सीखो, ये जरूरी नहीं है बेटा। दूसरों के एक्सपीरियंस, टीचर के, पेरेंट्स के, अपने फ्रेंड के, अपने आसपास की सोसाइटी के, उनके एग्जाम्पल्स को लेके भी अपन सीख सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात और है, ये जो वक्त है ये बाद में नहीं आएगा बेटा, बाद में से पछतावा ही रहेगा। इसलिए आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गार्जियन हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके सोसाइटी के जो लोग हैं, जो अगर कैरियर से रिलेटेड कोई बात बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझना है, सीखना है और उसको फॉलो करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे आए हो एकेडमी में, तो एक बात बांध लो मन में कि हम फोकस्ड वे में, देखो तैयारी सभी लोग करते हैं बेटा, सभी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते तो सभी हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, और टीचर भी सभी को एक जैसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन वही उन्हीं स्टूडेंट में से वही टीचर का पढ़ाया हुआ एक बच्चा टॉप रैंक लाता है और एक बच्चे को सिलेक्शन के भी लाले पड़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो डिपेंड करता है बेटा स्टूडेंट की ललक के ऊपर, स्टूडेंट के अंदर कितनी प्यास है, नॉलेज को गेन करने की कितनी तमन्ना है, कितनी तड़प है, कितने उसके अंदर सक्सेसफुल होने की आग भरी पड़ी है। वो जो आग है अगर आप उसको जलाओगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको 2 साल कंटिन्यूस वे में, 2 ईयर कंटिन्यूस वे में आपको बेटा स्टडी करना है, हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क मतलब ये नहीं कि पत्थर उठा के फेंकना है, नहीं। हार्डवर्क मतलब टेबल चेयर पर बैठो और सुकून से सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। इसको ही हार्डवर्क बोलते हैं बेटा स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखो कि अपने को अभी सिर्फ फोकस्ड वे में पढ़ना है, विथ आग फायर होना चाहिए मन में, और उसको बुझने नहीं देना 2 साल तक। भले ही आपका रिजल्ट अप हो, डाउन हो, फैमिली में कुछ प्रेशर हो, टेंशन हो, सबको साइड में रखते हुए एक कंटिन्यूस फोकस्ड वे में अपने को प्रिपरेशन को जारी रखना है बेटा, कंटिन्यूसली। और जो व्यक्ति टीचर के बताए हुए रास्ते पे चलता है, 2 साल तक कंटिन्यूसली अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो बच्चा डेफिनेटली एक अच्छी जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा कि जो बच्चा नीट लेता है, मतलब बायोलॉजी को चूज करता है, उसके मन में फिजिक्स के लिए थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि फिजिक्स में क्या यूज होता है, फिजिक्स में मैथ्स यूज होती है थोड़ी बहुत। ठीक है ना, थोड़ी बहुत यूज होती है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। टीचर्स के कांटेक्ट में रहना है, टीचर से डिस्कशन करना है। हम सब लोग, पूरी एकेडमी, पूरी टीम आप लोगों को गाइड करने में लगी हुई है और बहुत मेहनत करते हैं बेटा। ठीक है ना। तो नीट में आपने, बायोलॉजी में आपको फिजिक्स से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सिंपलेस्ट वे में मैं आपको डिलीवर करूंगा सब्जेक्ट को, और सिंपलेस्ट वे में अपने को उसको फॉलो करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारी कुछ प्लानिंग देखेंगे कि हमको किस वे में आगे बढ़ना है, 2 साल हमको कैसे तैयारी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम के बारे में, अबाउट नीट एग्जाम, अबाउट नीट एग्जाम, नीट एग्जाम। ठीक है ना बेटा। तो नीट एक ऑल इंडिया लेवल पे अरेंज किया हुआ एक एग्जाम होता है, जिसके थ्रू हमको MBBS डिग्री के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। ठीक है ना बेटा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में MBBS के 40 कॉलेजेस, मतलब सीट्स अवेलेबल हैं। स्टेट वाइज, स्टेट की मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, नीट एग्जाम से जो मिलते हैं। अभी पहले क्या होता था बेटा, इसके पहले होता था कि एक नीट एग्जाम होता था, जिपमेर होता था, AFMC होता था,
ठीक है ना। एम्स का अलग होता था, बहुत सारे एग्जाम्स अलग होते हैं। इसी साल से अभी 2020 से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नीट एग्जाम ही एक कॉमन एग्जाम होगा और इसी के थ्रू बाकी सारी के सारी सीट्स, मतलब एम्स भी मिलेंगे अपने को, ठीक है ना, बाकी की जो नेशनल लेवल की कॉलेजेस है वो सब इसी के थ्रू मिलेंगे, मतलब एक कॉमन एग्जाम हो गया है। अब अगर इसमें आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो डेफिनेटली आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे कॉलेज में सेट हो जाओगे, ठीक है ना बेटा। तो अब इसका पैटर्न क्या है वो अपन देखते हैं। तो बेटा इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं बेटा 720। मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का होता है? 720 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 3 पेपर होते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है ना। ईच सब्जेक्ट जो है, ईच सब्जेक्ट में सबका वेटेज अलग अलग है। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बेटा ये होता है, इसमें आते हैं 45 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 45 क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं बेटा 45, ठीक है ना। ईच क्वेश्चन कितने का होता है? ईच क्वेश्चन होता है बेटा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ठीक है ना। अगर आप करेक्ट करते हो ऑप्शन को तो 4, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और अगर आप करेक्ट करते हो किसी ऑप्शन को तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर नहीं करते हो, रॉन्ग होता है तो -1। तो 4 एंड -1, इसको ध्यान रखो। करेक्ट करोगे तो +4, अगर रॉन्ग करोगे तो -1। तो 45 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर अपन फिजिक्स की बात करें बेटा इसमें, तो फिजिक्स का टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ फिजिक्स कितने होते हैं बेटा? 180 मार्क्स। इन द सेम वे फिजिक्स में जो होता है वही किस में होता है? केमिस्ट्री में भी होता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सेम होता है। 45 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आप करेक्ट करते हो तो 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग करते हो तो -1 मिलता है, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स ऑफ फिजिक्स एंड टोटल मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री देखें तो 180 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर बायोलॉजी की बात करें, यहाँ पे बायो की बात करें तो बायो में आते हैं बेटा 90 क्वेश्चन। पैटर्न सेम होता है। बायोलॉजी में कितने आते हैं? 90 क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री में 45, फिजिक्स में 45 और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 50% वेटेज होता है बायोलॉजी का, बाकी 25% वेटेज होता है फिजिक्स का, 25% वेटेज होता है बेटा केमिस्ट्री का। तो इस तरीके से 100% बनता है। तो टोटल मार्क्स ऑफ बायो देखें तो कितने हो जाएंगे बेटा? बायोलॉजी के टोटल मार्क्स देखें तो 360। तो इस तरीके से टोटल होते हैं बेटा 720 मार्क्स। अभी तक ये देखा गया है जो स्टूडेंट 550 और अबव स्कोर करता है वो इजीली गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले पाता है नेशनल लेवल पे, ठीक है ना। तो इसमें लगभग लगभग 550 to 600, अगर अपन सपोज करके चले कि 600 अपने को टारगेट बना के चलना है कम से कम, ठीक है ना। तो और ये आसानी से आ जाता है क्योंकि बेटा बायोलॉजी ही अकेला 360 का है, 360 मार्क्स का है, ठीक है ना। और फिर बाकी जो 360 मार्क्स है तो आसानी से आता है, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। बाकी बच्चे करते ही है ना यार, 720 में तो 710 भी लाते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के जैसे बच्चे होते हैं उन्हीं में से आते हैं मार्क्स, ठीक है ना। तो ये है बेटा, मैक्सिमम मार्क्स 720 होते हैं। 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है।
करेक्ट करते हैं तो +4, रॉन्ग करते हैं तो -1 मिलता है। बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वो आपको सर बताएंगे बायोलॉजी के जूलॉजी एंड बॉटनी में, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लानिंग है। अब बेटा हम लोगों को अब अपन मुद्दे पे आते हैं। ये तो आपकी प्लानिंग थी कि नीट एग्जाम के बारे में, इससे आप लोगों को एम्स, नेशनल लेवल के MBBS के कॉलेज, जिपमेर और आई थिंक AFMC और भी जो बाकी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके सबके जो एडमिशन है वो इसी के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। तो फोकस्ड रहो, अच्छे से तैयारी करो। तो अब अपन आते हैं बेटा, अपन फिजिक्स की प्लानिंग कैसे करेंगे इस बात के ऊपर आते हैं, ठीक है ना, कि फिजिक्स को हमको कैसे पढ़ना है, प्लानिंग क्या है, इस बात पे देखते हैं अपन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, टीचर कभी भी आपको कोई भी बात बताता है उसको बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करना है, उसके ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना। टीचर के प्रति आप जितना डेडिकेटेड रहोगे ना, उतना ही ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि टीचर ही आपको राइट पार्ट पे क्या करेगा बेटा, पहुंचाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। ये तो अपन ने नीट एग्जाम के बारे में देख लिया। अब देखेंगे फिजिक्स। तो बेटा अपन पहले तो ये देखते हैं कि फिजिक्स का अपने पास सिलेबस क्या क्या है, उसका वेटेज कैसा कैसा है, ठीक है ना, उसके बारे में देखते हैं और फिर अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो अपना नीट एग्जाम के लिए फॉलो होता है, ठीक है ना। तो मैं जो चैप्टर्स बताऊंगा वो नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। आपका थोड़ा बहुत हेर फेर कर रखा है उसमें महाराष्ट्र बोर्ड में, बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, चैप्टर्स वही हैं लेकिन कुछ 12th में है, कुछ 11th में, इस टाइप से किया हुआ है। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी की सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो फिजिक्स में बेटा अपने पास 2 क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे 11th क्लास और दूसरा पढ़ेंगे 12th क्लास, ठीक है। अब 11th क्लास की बात करें तो इसका जो वेटेज है अबाउट लगभग अपन बात करें तो 45% टू 50% के आसपास इसका वेटेज होता है, मतलब लगभग 50%। हाफ पार्ट इसका किस में से आते हैं, हाफ पार्ट के क्वेश्चन आते हैं, लगभग हाफ पार्ट के आते हैं 11th में से, ठीक है ना। लगभग 22 से 25 क्वेश्चन के करीब, सॉरी 20 से 23 क्वेश्चन के करीब आते हैं बेटा किसमें से, 11th में से। और अबाउट 50% टू 55% वेटेज होता है बेटा 12th। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि 11th वीक कर, नहीं, 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है 11th का जितना वेटेज है लगभग 12th का ही उतना है, 1-2 क्वेश्चन की हेरा फेरी होती है बस। इसका मतलब ये नहीं है आप 11th को वीक रखो, अगर 11th को वीक रखोगे तो 11th का यूज होता है 12th में, 12th भी वीक होगा। इसलिए ऐसा नहीं है, आपको दोनों ही स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़ना है, तो बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना बेटा। दूसरी बात यह है सब्जेक्ट तीनों ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स को थोड़ा टफ लग रहा है तो कम पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देते हुए, इक्वल टाइम देते हुए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स थोड़ा सा अपने को टाइम लेता है बच्चों से, ठीक है ना, फिजिक्स को समझने में थोड़ा सा ग्रिप बनाने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो बच्चे क्या करते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान लगता है तो वही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बस फिजिक्स छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बच्चा एक सब्जेक्ट कोई सा भी छोड़ेगा उसके मार्क्स ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाएंगे, एक बात को आप बिल्कुल गांठ मान देना। तीनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना।
तो आपका एक एवरेज स्कोर सफिशिएंटली अच्छा हो जाता है, तो मार्क्स अच्छे आते हैं और अच्छी जगह पहुंचते हैं। तो ध्यान रखना, फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना बेटा, ठीक है ना। थोड़ा अगर टाइम मांग रहा है, टाइम चाहिए होता है, तो टाइम थोड़ा उसको देना पड़ता है। तो ये अपना अपना 11th और 12th का बेटा वेटेज था, ठीक है ना। और अपन इसके चैप्टर्स पढ़ेंगे अबाउट इन दोनों ईयर्स को मिला दें तो लगभग लगभग अपने पास 3 चैप्टर्स, थोड़े बहुत आगे पीछे होते रहते हैं, वो कोई ग्रुप में बोल देता है किसी चैप्टर को इस टाइप से, लगभग लगभग 30 चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं। लगभग लगभग 50% वेटेज ही है, मतलब 50 लगभग लगभग बात कर रहा हूँ। 15 चैप्टर्स के करीब अपने 11th में होते हैं और लगभग लगभग 15 चैप्टर्स ही 12th में होते हैं बेटा, ठीक है। तो अपन तो अभी 12th की बात तो 12th में करेंगे, अभी हम लोग 11th देखना चाहते हैं, तो 11th का सिलेबस देखते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं और हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अभी फर्स्ट लेक्चर ऐसे ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्लान्ड वे में बिल्कुल स्टडी करेंगे। देखो बेटा, अभी अपन देख रहे हैं 11th क्लास का सिलेबस। क्या देख रहे हैं बेटा? सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड। सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ठीक है ना। 11th स्टैंडर्ड में बेटा, जैसे अपन जब फिजिक्स पढ़ते हैं, हम लोग फिजिक्स स्टडी करते हैं, तो फिजिक्स में बेटा मैथ्स यूज होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैथ्स यूज होती है। बहुत से बच्चों की मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक फिजिक्स में थोड़ी सी अलग टाइप की मैथ्स यूज होती है। मतलब अगर किसी बच्चे ने मैथ्स लिया है, ठीक है ना, तो मैथ्स में तो वो चीज़ें पढ़ लेता है। 11th 12th में किसी ने मैथ्स लिया है तो मैथ्स में पढ़ लेता है, तो उसको थोड़ा फिजिक्स आसान हो जाती है। लेकिन बायोलॉजी वाले तो नहीं पढ़ पाएंगे ना फिजिक्स मैथ्स, ठीक है ना। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को फिजिक्स में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए फिजिक्स में जो मैथ्स यूज होती है वो स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है, ताकि उनको मैथ्स जो फिजिक्स में यूज होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो फिजिक्स में आगे जाके दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, अपना जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा बेटा बेसिक मैथ्स। ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये तो अपन कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए अलग से पढ़ते हैं। ये है बेसिक मैथ्स, ये फर्स्ट चैप्टर है बेसिक मैथ्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें भी कई सारे सब टॉपिक हैं, आपने कई सारों के नाम भी सुने होंगे। अपन इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, आपने देखा है 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया आपने मैथ्स में, बस उसी को थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और कोई अलग नहीं है। कोई ट्रिग्नोमेट्री वही है जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सब वही है, ठीक है ना। एंगल वगैरह सब वही है, साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा टेन सेक कॉस कॉट, ठीक है ना, सब वही है ट्रिग्नोमेट्री। बस थोड़ा सा पॉइंट टच देंगे अपन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि फिजिक्स में कैसे यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे अपन डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको मैं फिजिक्स की जान बोलता हूँ, डिफरेंशिएशन को। फिजिक्स की क्या है, ये जान है, कहीं हर कहीं यूज हो जाता है फिजिक्स में डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन आंख बंद करके समझ में आना चाहिए कि हाँ यार समझ आया, नहीं आता तो हमसे बोलो, हम समझाएंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, फिजिक्स की जान है, ठीक है। इसके बिना फिजिक्स अधूरा है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के ही सब टॉपिक हैं। डिफरेंशिएशन में अपन और क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन जो सब टॉपिक है, डिफरेंशिएशन के सब टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे, अभी समझ लो। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब डिफरेंशिएशन
में ही एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमा और मिनिमा का, जिसमें डिफरेंशिएशन यूज होता है, ठीक है ना। जैसे किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है अपने को, किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, कोई पार्टिकल मैक्सिमम उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, इस टाइप से जब मैक्सिमम या मिनिमम की बात होती है तो फिर मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसी में आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कैसे यूज होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। इसी को जब ये बहुत छोटी होती है तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, 1 dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन में तो हम बेसिक चीजें सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड हाउ टू यूज फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो अपन सीखेंगे डिफरेंशिएशन में। फिर इसको अप्लाई कैसे करते हैं फिजिक्स में, वो पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा में और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो ये तो 2 चैप्टर्स हुए बेटा बेसिक मैथ्स के। अपन देखते हैं 3rd चैप्टर बेसिक मैथ्स का, वो है इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी जान है, अगर कोई गंदा क्वेश्चन बना तो उसमें चांस होता है कि इंटीग्रेशन जरूर आएगा, और इंटीग्रेशन देखते ही बच्चे सरेंडर हो जाते हैं, नीट वाले बच्चे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल डर नहीं बैठाना है मन में, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ये, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आसानी से आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन में तकलीफ होगी, इसलिए डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा अपन ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा अपन ग्राफ, है ना, बेसिक ग्राफ पढ़ेंगे, बेसिक ग्राफ जो यूज होते हैं ना, कौन कौन से ग्राफ यूज होते हैं, उनका ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है ना, उनका जो डायग्राम होता है वो कैसे बनते हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे बेसिक ग्राफ में। तो फर्स्ट चैप्टर था अपना बेसिक मैथ्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बेसिक मैथ्स, और इसी में मैं नाम देता हूँ एक और वेक्टर। हालांकि ये एक चैप्टर ही है, एनसीईआरटी में ये जो अपना मोशन इन 2D पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको बेसिक मैथ्स में ही कवर करता हूँ क्योंकि ये भी एक टूल है फिजिक्स को सॉल्व करने का, ठीक है ना बेटा। तो वेक्टर, अब सेकंड चैप्टर आएगा अपना काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आपने सुन रखा होगा, काइनेमेटिक्स मतलब बंडी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड इसको 1 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, और 2 डायमेंशनल मोशन 2D। ये कहाँ पढ़ते हैं बेटा अपन, काइनेमेटिक्स में। 3rd चैप्टर है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो कितना मूव करेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, वो सब चीजें अपन एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में देखेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। 4th चैप्टर देखेंगे बेटा फ्रिक्शन। 5th चैप्टर देखेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। अब एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन 2D में ही दिया हुआ है, लेकिन हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं ज्यादा, ठीक है ना। तो डिटेल में पढ़ते हैं तो अलग से पढ़ते हैं एक सर्कुलर मोशन। ऐसी फ्रिक्शन एलएलएम का ही पार्ट है, लेकिन हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए फ्रिक्शन और अलग से पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है ना। इसके बाद में पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद में वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। 7th चैप्टर पढ़ेंगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, आरबीडी बोलेंगे, आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी यूज हो जाता है, कहीं पे भी। इसके बाद में एक ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी यूज करवा लेगा वो। एक आरबीडी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी ज्यादा होता है, एक बड़ा चैप्टर है, इसमें सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन वगैरह आता है, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा अपन ग्रेविटेशन।
जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ये पढ़ेंगे हम लोग 12th में। 12th का एक चैप्टर है, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिमिलर होता है ग्रेविटेशन के, तो हम दोनों कंबाइंड पढ़ेंगे, इसको साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आसानी से समझ आता है। 9th पढ़ेंगे बेटा अपन जीपीएम, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, क्या क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है ना, सरफेस टेंशन, इस टाइप के कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स का कलेक्शन है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर पढ़ेंगे फ्लूइड, फ्लूइड में भी 2 पार्ट हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। मतलब फ्लूइड, जब कोई फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो उसकी प्रॉपर्टी, और वो मूव करता है तो उसकी प्रॉपर्टी। 11 चैप्टर पढ़ेंगे बेटा केटीजी, 12 पढ़ेंगे थर्मो, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक आ गए अपना, थर्मल एक्सपांशन, थर्मोमेट्री वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम लोग थर्टीन चैप्टर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन भी बोलते हैं इनको, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन। और 14 चैप्टर कौन सा है बेटा, 14 चैप्टर है वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। तो इस तरीके से अभी अपन ने काउंट किए तो 14 चैप्टर हो रहा है, ठीक है ना। इसमें से जैसे फ्लूइड स्टैटिक डायनामिक्स वो अलग अलग तरीके से हैं, इसमें जैसे अपन ने, मैंने इसी में काउंट कर लिया, वो थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन, ठीक है ना। तो ये है जैसे काइनेमेटिक्स, इसमें मोशन मैग्नीट्यूड एक ही में काउंट कर लिया, एनसीटी आरटी में अलग अलग दे रखे हैं। कहने का मतलब ये ऑन एन एवरेज 15 चैप्टर्स हैं और ये सिलेबस है हमारा। 11th में बेटा हम मेनली 11th के जो चैप्टर्स उनको बोलते हैं मैकेनिक्स, मतलब 9th में जो आपने पढ़ा था बंडी, पढ़ा था बंडी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था आप लोगों ने, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, बेसिक पार्ट था 11th का। और 10th में जो आपने पढ़ा है वो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है किसका, 12th का। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है ना। तो ये अच्छा है, आसान है। अब मैं प्लानिंग बता देता हूँ, ये सिलेबस है, ये लिख लो आप लोग, ठीक है ना, नोट कर लेना ये सब चीज़ें। तो ये सिलेबस था। अब मैं प्लानिंग बताता हूँ कि अपने को पढ़ना कैसे है। तो एक बार ध्यान रखो बेटा, प्लानिंग ये रहेगी कि रोज आपका एक लेक्चर हुआ करेगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का, ठीक है। डेली बेसिस पे आपका 1 लेक्चर होगा तीनों सब्जेक्ट का, मतलब आपको 5 to 6 आवर्स अकेडमी में देना है। इसके बाद बेटा आप ध्यान रखो, आप लोगों को सबसे पहले घर पे जाना है, या हॉस्टल में रहते हो हॉस्टल में जाना है, और जाने के बाद रिलैक्स होने के बाद आपको सबसे पहले कॉपी को याद करना है, तीनों कॉपीज को, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। इन तीनों कॉपीज को जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसको रिवाइज करना है कॉन्सेप्चुअली, सोच सोच के, ऐसे नहीं रट्टाफिकेशन अकेला नहीं। फिजिक्स में जैसे सिखाया वो सारी चीजें जो सिखाई हैं, कैसे सिखाई हैं, कैसे अपन यूज करते हैं, वो सब चीजें रिवीजन में आना चाहिए आपके। उसके बाद साथ में याद भी करना है। सबसे पहले डेली बेसिस पे आपको एक टाइम स्लॉट बना के आपको तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, ठीक है ना बेटा। दूसरी बात, उसके बाद में आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात क्या है, चौथी बात है बेटा, हर चैप्टर्स के शॉर्ट नोट बनाना है, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाना है तीनों सब्जेक्ट में, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट क्यों बनाना है बेटा, ये बाद में एग्जाम टाइम में जब कभी भी आपके टेस्ट हुआ करेंगे ना, सिलेबस जब बढ़ जाएगा, 11th आपका पूरा कवर हो जाएगा, जब आप 12th में पढ़ोगे तो 11th का पूरा सिलेबस का टेस्ट होगा, तो एकदम पूरी बुक थोड़ी पढ़ पाओगे आप, तो उसके शॉर्ट नोट होते हैं तो अपन आसानी से रिवाइज कर पाते हैं। तो शॉर्ट नोट बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है ना बेटा। तो हर चैप्टर्स के, अभी आपके पास टाइम रहेगा, लोड इतना नहीं रहेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस टाइम का यूटिलाइजेशन करो, ठीक है ना। शॉर्ट नोट बनाओ सभी के, ठीक है। जो होमवर्क दे रहे हैं वो टाइम टू टाइम प्रॉपर वे में करते जाओ। हर एक पेपर को, जो हर संडे को पेपर हुआ करेगा, उसको आप ये मान के चलो कि वो फाइनल नीट का एग्जाम ही है, ये आप मान के प्रिपरेशन करोगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करोगे। अदरवाइज बस ऐसे ही दे दिया आपने रूटीन में कि एग्जाम है, दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है बेटा।
हर एक संडे को जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम को आपको ये सपोज करके चलना है कि इसमें मेरे सभी बच्चों से मैक्सिमम मार्क्स आएँ और यही मेरा फाइनल नीट का एग्ज़ाम है, तब आप उस लेवल पे जाके प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है ना बेटा। और कंटिन्यूसली 2 ईयर बस इस चीज़ को फॉलो करना और कुछ भी नहीं करना। जो पढ़ाया उसको याद करना है, जो होमवर्क दिया उसको सॉल्व करना है और पेपर में अपना बेस्ट देते रहना है, बस यही करना है 2 साल तक कंटिन्यूसली। दूसरी बात, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। तबीयत खराब हुई तो टाइम बहुत वेस्ट होता है और वो जो उस दौरान जो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे आपको उनका लॉस होगा, तो जो अपना कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है बेटा, उनको कवर करना भी फिर बाद में मुश्किल होता है। इसलिए हेल्दी रहो, ठीक है ना, और कंटिन्यूसली 2 ईयर अपना सेल्फ स्टडी करो, जो बताया जा रहा है वो करते जाओ, बस यही करना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक्सपेरिमेंट करोगे तो गड्ढे में गिरोगे। ठीक है ना बेटा। तो ये लेक्चर अपना फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर। आई होप आपको पूरी प्लानिंग समझ आई होगी कि हम लोग फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, नीट एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना, और उसको कैसे अपने को क्रैक करना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फर्स्ट चैप्टर हमारा जो बेसिक मैथ्स है उसका बेसिक मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।